नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट मेंस एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल लेवल सेकंड एसएसटी सब्जेक्ट के साथियों के लिए स्पेशल हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा आज हमारा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे। जिसमें हम क्षेत्र की बात करेंगे उसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ फैक्ट के साथ में, ताकि आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी। तो जिन साथियों ने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ें और तैयारी करें। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। इससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। एसएसटी सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, उनकी हम चर्चा करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा, अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है। केवल उत्पादन करना, केवल वितरण करना, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग का प्रबंधन करना, केवल उपभोग करना। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या हो सकता है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य होता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का प्रबंधन करना। वही हम बात करें अर्थव्यवस्था शब्द की बात करें तो अर्थ का मतलब क्या होता है, धन या मुद्रा। व्यवस्था का मतलब कार्य प्रणाली हमारी क्या है। अर्थव्यवस्था का मतलब है धन या कार्य प्रणाली, यानी धन, उद्योग, व्यापार का आयोजन अर्थव्यवस्था के अंदर किया जाता है। तो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग का प्रबंधन अर्थव्यवस्था के अंदर किया जाता है। और जो भी हम आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, जो भी गतिविधियां हम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जो आय प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, अर्थव्यवस्था के समूह क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। यानी अर्थव्यवस्था के समूह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहेंगे हम। ठीक है, यानी जो गतिविधियां जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो हम क्या करते हैं, क्षेत्र चुनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का प्रबंधन करती है। यह समाज में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का संयोजन है। कौन सी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ये हमारी रीट मेंस के लिए स्पेशल थर्ड ग्रेड के लिए सामाजिक अध्ययन टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 60 प्रश्न के लिए 120 अंक आएंगे। आपके 60 प्रश्न आएंगे 120 अंक के। तो इसमें भारतीय इतिहास, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि विपणन और सामाजिक शिक्षण विधियां, और प्लस में एनसीईआरटी जो मैंने अलग से टेस्ट सीरीज रखे वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। तो ये टॉपिक्स हैं, आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं और अच्छी तरीके से अध्ययन करने हैं। और मैंने सारे टेस्ट जो है इसमें अपलोड कर दिए हैं। जैसे देखो, यहाँ पे अर्थव्यवस्था की करती हैं क्षेत्रक हैं, औपनिवेशिक भारत में अर्थव्यवस्था, और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, और सामाजिक टेस्ट भी डाल दिए हैं। और भी जो टेस्ट हैं वो अलग है, मैं डालता रहूँगा। मात्र 50 रुपये में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। अच्छी तरीके से तैयारी करें, अध्ययन करें, प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करके। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इस पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के संबंध में सही कथन कौन सा है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के संबंध में सही कथन कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र क्या एक सैद्धांतिक है, और जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या है, एक क्रियात्मक। ये चीज भी आपको थोड़ी याद रखनी है साथ। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र का हम देखें, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होगा कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का ये क्या करती है, अध्ययन करती है अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था का मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, अर्थशास्त्र सैद्धांतिक है और अर्थव्यवस्था उसका क्या है, एक क्रियात्मक स्वरूप है। तो बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे, जीरो लेवल से चलेंगे, सभी क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का संबंध। अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष है और अर्थव्यवस्था क्या है, उसका क्रियात्मक स्वरूप है। देश, कंपनी या परिवार सभी की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था होती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है अपने, जापानी अर्थव्यवस्था है उसकी अलग है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था अलग है। हालांकि अर्थशास्त्र के सिद्धांत समान होते हैं, परंतु देशों की सामाजिक आर्थिक विविधताओं के कारण उनकी अर्थव्यवस्था में अंतर पाया जाता है। तो कहीं कहीं अलग अलग अर्थव्यवस्था है, कहीं अलग है। तो वैसे देखें तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो
प्रमुख विशेषता है वो क्या है? पूंजीवादी। सबसे पहले तो पूंजीवादी शब्द का अर्थ क्या होता है? पूंजीवादी शब्द का अर्थ है कि उत्पादन के साधनों जैसे कारखाने, भूमि, धन पर निजी व्यक्तियों या निगमों का स्वामित्व होता है, वो क्या होता है? पूंजी होता है, पूंजीवादी होता है। क्या होता है? पूंजीवादी होता है। ये आपको याद रखना है। इसमें आंसर की हम बात करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। ये इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? पूंजीवादी। इसका आंसर बी हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखिए परिभाषा, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। स्वामित्व देखिए, उत्पादन के साधन, जमीन, पूंजी, मशीनें, उद्योग आदि निजी व्यक्तियों या कंपनियों के स्वामित्व होती है। उदाहरण की बात करें तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा एक देश जो है पूंजीवादी देश नहीं है या शामिल है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, जैसे जापान है, ब्रिटेन है, कनाडा है, आदि देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बेसिक याद रखनी है और इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं आएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 4 नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अब देखिए बड़ा गजब का प्रश्न है। सरकार द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है, मांग या आपूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है, न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो है ये इसकी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है, न कि सरकार द्वारा, संसद द्वारा, न्यायालय द्वारा। जब मांग होगी तो इसकी जो है मूल्य का निर्धारण होगा। देखिए, मांग और पूर्ति की शक्तियों से मूल्य तय होता है, मूल्य निर्धारण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता देखिए, एक तो निजी संपत्ति का अधिकार। इसमें ऑप्शन डाले जाएंगे आपसे कि निम्न में से कौन सी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? व्यक्ति को संपत्ति रखने और उपयोग करने की स्वतंत्रता है। अधिकतम लाभ उद्देश्य, उत्पादन का मुख्य लक्ष्य लाभ अर्जन करना होगा पूंजीवादी का। आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन, निवेश, उपभोग की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। प्रतियोगिता की स्थिति, बाजार में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा विद्यमान होगी इसमें। ठीक है, मांग और पूर्ति का महत्व होगा, वस्तुओं और सेवाओं का विविधता होगी, राज्य के हस्तक्षेप का अभाव होगा, सरकार की भूमिका न्यूनतम होगी इसमें। ठीक है, और उपभोक्ता सर्वोच्चता, यानी उपभोक्ता की पसंद से उत्पादन की दिशा तय होगी, यानी जो उपभोक्ता होगा वो सर्वोच्च होगा इसमें। ये एग्जाम में जो है इसकी विशेषता शामिल नहीं है या शामिल है, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था को किस और नाम से जाना जाता है? गैर बाजार अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कमांड या केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहलाते हैं? कमांड या केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था गैर बाजार अर्थव्यवस्था को जाना जाता है। इसमें देखिए परिभाषा, वह अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण का निर्णय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, बाजार की शक्तियां मांग और आपूर्ति द्वारा नहीं। ये पॉइंट नोट कर लेना, वो होता है गैर बाजार अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार या राज्य द्वारा किया जाता है किसका निर्धारण? उत्पादन का, वितरण का, मूल्य निर्धारण का। अगला प्रश्न है कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था किस विचारक के सिद्धांतों पर आधारित है? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। तो ये सिद्धांत है अपने कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है गैर बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, नॉन मार्केट इकोनॉमी। देखते हैं मुख्य तथ्य इसमें। देखिए, यह अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स यानी 1818 से लेकर 1883 के विचारों पर आधारित है। इसे कमांड अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यह पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुई है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, गैर बाजार अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या है? देश के संसाधनों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए हो। ठीक है, सिर्फ राज्य ही आर्थिक भूमिका निभाएगा। इसमें क्या करेगा? राज्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाजार की अनुपस्थिति होगी, इसके अंदर बाजार की अनुपस्थिति होगी और प्रतिस्पर्धा का विचार पूर्णतः अनुपस्थित होगा। उत्पादन और वितरण का निर्णय राज्य द्वारा होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी। गैर बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण का निर्णय कौन करता है? तो
सरकार या राज्य। तो ये प्रश्न बन सकता है, तो इसमें 3 नंबर आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? गैर बाजार अर्थव्यवस्था की, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो राज्य द्वारा संपूर्ण आर्थिक नियंत्रण होता है। ठीक है, निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति नहीं होती है, मांग और आपूर्ति पर आधारित मूल्य निर्धारित नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की औपचारिक घोषणा सबसे पहले किस देश ने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस देश ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था की औपचारिक घोषणा सबसे पहले किस देश ने की गई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखते हैं आगे क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की औपचारिक घोषणा फ्रांस द्वारा वर्ष 1944-45 में की गई थी। यह व्यवस्था राष्ट्रीय नियोजन यानी नेशनल प्लानिंग के उद्देश्य से अपनाई गई थी। यह पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का समन्वित रूप है, यानी पूंजीवादी और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था उसका समन्वित रूप क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से एक एक प्रश्न को छान लेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, इसीलिए इसका नाम मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार भी काम करती है और निजी क्षेत्र के लोग भी काम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्था की विशेषताएं सम्मिलित होती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सरकारी और निजी दोनों मिलकर आर्थिक विकास में भूमिका निभाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करना, समाज का न्याय करना, साथ साथ में क्या करना? आर्थिक विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य विशेषता देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की, राज्य व निजी क्षेत्र दोनों की साझी भूमिका होती है। उत्पादन साधनों पर कुछ पर सरकारी नियंत्रण होता है, कुछ पर निजी होता है। उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। सरकार का नियंत्रण योजना व नीतिगत दिशा तक सीमित, प्रतियोगिता और नियोजन दोनों का संतुलन मिश्रण। निजी क्षेत्र लाभ कमाने के लिए कार्य करता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र जन कल्याण के लिए काम करता है इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र होते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र है। वैसे बात करें तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर, तीनों आपको याद रखने हैं। उसके अलावा भी हम बात करेंगे। तो 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र। कुछ वर्गीकरणों में चतुर्थक और पंचम जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जिसमें चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी शामिल किए गए। तो मुख्य रूप से बात करें तो 3 ही क्षेत्र है, बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। कार्य परिस्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी अर्थव्यवस्था के अंदर कार्य के आधार पर 2 क्षेत्र है, इसमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र हो जाएंगे। तो इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये। कार्य परिस्थिति के आधार पर संगठित क्षेत्र होते हैं जहां श्रमिकों को निश्चित वेतन, अवकाश, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाएं मिलती है। जैसे सरकारी कार्यालय, बड़ी कंपनियां, ये सारी संगठित क्षेत्र में आ जाती है। असंगठित क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं जहां श्रमिकों को स्थायी सुविधाएं या सुरक्षा नहीं होती है, जैसे दिहाड़ी मजदूरी, छोटे दुकानदार, घरेलू कामगार, वो क्या आ जाते हैं? असंगठित क्षेत्र यानी अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्वामित्व है वो किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। किसके पास? भी सरकार के पास। देखिए, संपत्ति स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र 2 भागों में बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर, जिसमें स्वामित्व व संचालन सरकार के अधीन होता है, जैसे भारतीय रेल है, BSNL है, ONGC गैस है। निजी क्षेत्र जिसमें स्वामित्व निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है, जैसे टाटा, रिलायंस कंपनी या इन्फोसिस जो भी कंपनी है। फिर है प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग पर आधारित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बड़ा गजब का प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेक्टर हो जाएगा। प्राकृतिक क्षेत्र यानी प्राथमिक सेक्टर हो जाएगा। देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित है। मुख्य गतिविधियां कृषि, वानिकी, मत्स्य, पशुपालन, खनन, ये सारे के सारे याद रखने हैं। यहाँ पे सीधा प्रश्न बनेगा कि कौन सा एक क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, उद्योग द्वितीय के अंदर आता है, तृतीय के अंदर।
आपसे पूछा जाए कि निम्न में से मत्स्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर पशुपालन है, खनन याद रखना, खास करके वानिकी है। उत्पादन में प्रकृति की भूमिका सर्वाधिक होती है। कपास, दूध, अयस्क आदि प्राकृतिक उत्पादों का उदाहरण है। इसे कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। यह अन्य सभी क्षेत्रों का आधार होता है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण है? मछली पकड़ना, कपास की खेती, गन्ने से गुड़ बनाना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। आसान से बता सकते हो कि गन्ने से गुड़ बनाना क्या है, द्वितीय क्षेत्र का हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र के बारे में देखिए, इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों का रूपांतरण किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद का चरण है। वस्तुएं निर्मित की जाती है, न कि सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है। ये पॉइंट याद रखना है। इसमें क्या होती है, वस्तुएं निर्मित की जाती है, न कि प्रकृति से प्राप्त की जाती है। उदाहरण जैसे कपास से धागा, वस्त्र बनाना। जैसे कपास प्राकृतिक चीज से प्राप्त हुई और इससे क्या बना, धागा और वस्त्र। गन्ने से क्या बना, गुड़ और चीनी बनी। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और यह मूल्य संवर्धन करने वाला भी क्षेत्र है, वैल्यू एडिशन। तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र से भी? सेवा क्षेत्र से। तृतीयक क्षेत्र देखिए, यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त तीसरा क्षेत्र है। यह वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है। इस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। उदाहरण की बात करें, ये इंपॉर्टेंट लाइनें सारी की सारी ये इतनी पूरी है, यहाँ से सीधा एग्जाम में आएगा एक प्रश्न। परिवहन, भंडार संचार, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, नाई, धोबी, मोची, यहाँ से एक प्रश्न उठेगा कि बैंकिंग सुविधाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सेवाएं, तृतीय के अंदर। यह आर्थिक विकास में सहायक भूमिका निभाता है। निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऐसा प्रश्न आएगा, ये आया हुआ प्रश्न है। कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बताइए भी। कृषि बिल्कुल है, खनन है, हमने पढ़ा, मत्स्य है, लेकिन परिवहन जो है किस में आ जाएगा? तृतीय श्रेणी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, कृषि व कृषि संबंध गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग पर आधारित है। प्रमुख गतिविधियां कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन। ये सारे शब्द आपको याद रखने होंगे, कौन सा किस क्षेत्र में शामिल है। विनिर्माण किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण किस क्षेत्र का गतिविधि है? ये हो जाएगा अपने औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र, याद रखना है भी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ज्यादा टफ प्रश्न नहीं बनेंगे। द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली से नए रूप में परिवर्तन करना। विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे द्वितीय क्षेत्र के अंदर। निम्न में से कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल क्षेत्र की। अगला टॉपिक होगा हमारा औपनिवेशिक काल में अर्थव्यवस्था, वो उसकी कल हम बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक है, जिसका हम आर्थिक रूप से क्रियाकलाप गतिविधियों के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें बताइए कि तृतीय क्षेत्र, कृषि प्रथम हो जाएगा, खनन प्रथम हो जाएगा, परिवहन संचार तृतीयक हो जाएगा, और विनिर्माण जो है निर्माण द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इसमें आंसर की बात करेंगे, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र के अंदर देखिए, उत्पादों वस्तुओं का उत्पादन न करके सेवाएं प्रदान दी जाती है। परिवहन संचार, भंडारण, बीमा, पर्यटन भी याद कर लेना, और सामुदायिक सेवाएं जितनी भी है। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्थक क्षेत्र मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये किससे हो जाएगा? चतुर्थ जो है चौथा, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार माना जाता है, तो ज्ञान, सूचना और अनुसंधान से। चतुर्थक क्षेत्र यह ज्ञान और सूचना आधारित क्षेत्र है। ये इसे अर्थव्यवस्था का बौद्धिक पहलू भी कहा जाता है, और इसका जो कार्य है वो ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, सेवाएं की गुणवत्ता में सुधार से जुड़ा। अन्य गतिविधियां देखें, जैसे म्यूचुअल फंड प्रबंधन है, प्रबंधक व कर सलाहकार है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटर है, सांख्यिकीवादी है, ब्रोकरेज फर्म के कर्मचारी है। ये सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे चौथे सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा कार्य पंचम क्षेत्रक से संबंधित है?
कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? पंचम क्षेत्र से संबंधित है, तो नीति निर्माण व निर्णय लेना ये किसमें आ जाएगा? पांचवें सेक्टर के अंदर आ जाएगा। पंचम क्षेत्र देखिए, यह अर्थव्यवस्था का शीर्ष निर्णय निर्माण क्षेत्र है। इसमें नीति निर्माण, अर्थव्यवस्था का नियंत्रण, नई तकनीक के उपयोग से जुड़ी गतिविधियां, यह तृतीय क्षेत्र का ही उच्चतम भाग है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति, वैज्ञानिक, शीर्ष स्तर के व्यावसायिक अधिकारी इसमें शामिल किए जाएंगे। भारत में लगभग कितने प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं? बड़ा गजब का प्रश्न है। असंगठित क्षेत्र जो दिहाड़ी मजदूरी अन्य काम करते हैं, ठीक है, अनौपचारिक रूप से कार्य करते हैं, तो कितने भाई? 90%। ये याद रखना है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, यानी 90% लोग। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता है ये पंजीकृत नहीं होते हैं और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है इनमें, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखते हैं विशेषता। असंगठित क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी रोजगार का अभाव होता है इसमें, कम वेतन मिलता है, कार्य परिस्थिति असुरक्षित होती है, श्रमिकों के अधिकारों का हनन होता है इसमें, उत्पादकता का निम्न स्तर है, आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण की कमी है इसमें, सरकारी सहायता व पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया है भी। तो ये विशेषता क्या है? एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार, ठीक है। फिर है अनौपचारिक क्षेत्र, जिसे असंगठित क्षेत्र की प्रमुख विशेषता बतानी है इसमें, कैसी हो जाएगी? इसमें कम वेतन और कठिन कार्य परिस्थिति, कम वेतन और कठिन कार्य परिस्थिति। अनौपचारिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण जैसे रिक्शा चालक हैं, घरेलू कामगार है, या रेहड़ी पटरी विक्रेता है, या निर्माण मजदूर है, खेती मजदूर है, ये सारे किसमें आ जाएंगे? असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो असंगठित क्षेत्र के विशेषकर लोगों के लिए सरकार द्वारा प्रमुख योजनाएं चलाई गई है, और ये एग्जाम में हो सकता पूछा जाए। असंगठित श्रमिकों को पेंशन सुविधा प्रदान करना इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई? ये भी बड़ा गजब का है। तो फुटपाथ विक्रेताओं के लिए स्पेशल सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना स्टार्ट की गई, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बी। फिर है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है प्रवासी श्रमिकों को किसी भी राज्य में राशन सुविधा उपलब्ध करवाना, इस वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। वर्तमान में किसका है भी? सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान माना जाता है, किसमें भी? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अंदर। भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? यह बता सकते हो, यानी किस में मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अन्य आर्थिक गतिविधियां शामिल होती है। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट याद कर लेना। कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2016 से 17 के 2022 तक लगभग कितनी रही है? यानी 2016-17 से 2022-23 के बीच में लगभग कितने प्रतिशत रही है औसत वार्षिक वृद्धि दर कृषि क्षेत्र की? वो कितनी रही है? 5% रही है भी, ये भी याद रखना है आपको। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 2023-24 में लगभग कितना है? यानी टोटल जो जीडीपी है उसमें ओनली हम बात करें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, उसमें है 16%। कितना? 16% है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। देखिए, कृषि क्षेत्र का योगदान 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 16% योगदान है, और लगभग 46.1% जनसंख्या का रोजगार प्रदान करती है ये कृषि, ठीक है। 2024-25 के अनुमान के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर योगदान कितना है? अब बात कर रही है 2024-25 की, नया आंकड़ा है ये सारा का सारा। तो प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर योगदान, प्रचलित मूल्य पर योगदान कितने है भी? 19.7% है। कितना? 19.7%। जो डेली क्लास देखेगा उसको एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे और अच्छी तरीके से प्रश्नों को हैंडल कर पाएगा। प्राथमिक क्षेत्र देखिए, योगदान 2024-25 का प्रचलित मूल्यों पर याद रखना है 19.7% है, स्थिर मूल्यों पर याद रखना है 16.3% है।
इस क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन आदि गतिविधियां शामिल होती है। दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। प्रचलित मूल्य पर 19.7%, स्थिर कीमत पर 16.3% है। 2024-25 में स्थिर कीमत पर द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 28.7% हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आंकड़े याद रखने हैं, नई रिपोर्ट है। द्वितीय क्षेत्र योगदान 2024-25 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर 25.3% है और स्थिर मूल्यों पर है 28.7। इसमें हम देखें उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन शामिल हो जाते हैं। पिछले एक दशक में कृषि आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई है? पिछले दशक की हम बात करें तो उसमें वृद्धि हुई है 5.23%। पिछले दशक में देखिए कृषि आय में 5.23% की वृद्धि हुई है और गैर कृषि में 6.24% की, और समग्र जो अर्थव्यवस्था है उसमें 5.80% की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक CAGR यानी चक्रवर्ती वार्षिक दर वृद्धि दर्ज की गई है? किस क्षेत्र में भी? वो हो जाएगा मत्स्य पालन के अंदर। किसमें? मत्स्य पालन के अंदर, जो कि 13.67% है। भारत विश्व का एक प्रमुख अनाज उत्पादक देश है। विश्व उत्पादन में 11.16% योगदान है इसका। वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 के बीच मत्स्य पालन क्षेत्र ने सर्वाधिक 13.67% चक्रवर्ती वार्षिक दर दर्ज की है। वर्ष 2011-12 से 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? वो रहा है आंध्र प्रदेश। भी याद रख लेना, 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? तो आंध्र प्रदेश, जिसकी CAGR है 8.8%। देखिए वर्ष 2011-12 से 2020-21 के बीच कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक 8.8% CAGR वृद्धि किया, यानी चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर। मध्य प्रदेश ने 6.3% दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर 4.8%। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट से फसलों का MSP उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना निर्धारित करने की व्यवस्था भी लागू की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का औसतन सकल घरेलू उत्पादन GDP में कितना योगदान रहा है? वित्त वर्ष 2011-12 से 2020-21 के बीच में 30% रहा है। और बात कराइए औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र। वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र की कितनी वृद्धि दर रही है? वित्त वर्ष 2024-25 की बात हो रही है अभी। अब कितनी रही है? 6.2%। 6.2%। वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक वृद्धि पिछले 5 वर्षों के औसत से अधिक रही है। बिजली और विनिर्माण में तेज वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है 6.2%। निम्नलिखित में से किस देश का वैश्विक सेवा निर्यात में 2023 में भारत की तुलना में अधिक हिस्सेदारी थी? तो किसकी थी भी? इसमें हो जाएगा आयरलैंड की। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्य तथ्य। 2023 में भारत का वैश्विक सेवा निर्यात लगभग 4.6% हिस्सा था। 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश था। आयरलैंड जो सेवा निर्यात विशेष रूप से सॉफ्टवेयर वित्तीय तकनीकी में अपने बड़े हिस्से के लिए जाना जाता है, का 2023 में भारत की तुलना में अधिक हिस्सा था। रूस और इंडोनेशिया का उस वर्ष वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की तुलना में अधिक हिस्सा नहीं है। उनके सेवा क्षेत्र वैश्विक स्तर पर छोटे हैं। इसलिए दिए गए विकल्पों में से केवल आयरलैंड ने 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात हिस्सेदारी में भारत को पीछे, तो उसका आंसर आयरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी लगभग कितनी है? वैश्विक सेवा निर्यात में बात करेंगे तो 4.3% है। पिछले 2 दशकों से भारत की वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी लगातार क्या रही है? बढ़ रही है। वर्ष 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 13% रही है। कब की भी? 2023 की। यह वैश्विक सेवा निर्यात में सबसे आगे था। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा है, जिसकी हिस्सेदारी 7.4% है। तीसरे स्थान पर जर्मनी और आयरलैंड रहे हैं, दोनों की हिस्सेदारी 5.5% है। चीन और फ्रांस की हिस्सेदारी लगभग 5% है। भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। यह पॉइंट याद रखना आपको। भारत की वैश्विक सेवा निर्यात हिस्सेदारी 4.3% है। यह वृद्धि दर्शाती है कि भारत विश्व स्तर पर उभरती हुई सेवा निर्यात शक्ति बनता जा रहा है धीरे धीरे।
तो ये भी याद रखना आप। लोक प्रशासन, अंचल संपत्ति और अन्य सेवाएं किस क्षेत्र में अंतर्गत आती है? ये भी बड़ा गजब का है। ये हो जाएगा अपने तृतीय क्षेत्र, इसमें तृतीय क्षेत्र के अंदर। सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र देखिए, 6 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। व्यापार, मरम्मत, होटल व रेस्तरा। इसमें थोक व खुदरा व्यापार, होटल सेवाएं, खान पान और मरम्मत कार्य शामिल होते हैं। परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसवार सेवाओं के अंदर जैसे सड़क, रेल, जल, वायु परिवहन, गोदाम, डाक, दूर संचार, मीडिया प्रसारण जैसी सुविधाएं आती है। वित्तीय सेवाएं के अंदर बैंकिंग, बीमा, पूंजी, शेयर बाजार। अब आपसे पूछा जाए कि शेयर बाजार किससे संबंधित है? तृतीय क्षेत्र के अंदर। आपसे पूछ ले कि जैसे डाक है, दूर संचार है, रेल, वायु परिवहन है, ये किस में आ जाएंगे? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। फिर जैसे अंचल संपत्ति है, अचल है, आवास, व्यावसायिक सेवाएं हैं जैसे भवन, किराया, आवास सेवाएं, व्यापारिक संपत्तियों का स्वामित्व। फिर लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सरकारी विभागों, प्रशासनिक संस्थानों, सार्वजनिक सेवाओं का संचालन शामिल है। अन्य सेवाएं इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, पर्यटन, सामाजिक सेवाएं आदि भी इसके अंदर शामिल होती है। ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। एक बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था, इसमें होता है न तो निर्यात होता है और न ही क्या होता है? आयात होता है। और ये पिछली बार प्रश्न में पूछी गई है। बंद अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का शेष विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। इसमें आयात और निर्यात जैसी गतिविधियां शून्य होती है। बंद अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है। ऐसे देशों में विदेशी व्यापार अत्यंत सीमित या न के बराबर होता है। उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। ये भी आपको याद, ये यानी किसके अंडर में आती है? सरकार के अंडर में आती है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन है अपने एडम स्मिथ का भी। एडम स्मिथ का कथन है, ये पॉइंट भी याद रखने आपको। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में वर्णित किया है, अर्थात अर्थशास्त्र के द्वारा धन अर्जित करने की विधियों और आय के वितरण के विषय में जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है निजी स्वामित्व। ठीक है, ये आप जान सकते हो। निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक स्वीकृत आर्थिक विचारधारा है। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बतानी है। इसमें प्रश्न बड़ा गजब का है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि की प्रधानता है, उद्योगों की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है, वृहद बेरोजगारी है। इसमें बताइए, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो विशेषता कौन सी हो जाएगी? इसमें केवल कृषि की प्रधानता है, बिल्कुल है। और हम बात करें तो न्यून प्रति व्यक्ति आय है और वृहद रोजगार है। ठीक है, इसमें हम बात करें 1, 3 और 4, बिल्कुल बी नंबर आंसर सही हो जाए। देखिए, उद्योगों की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। क्या है? विकासशील देश है। अतः उद्योगों की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से सरकार व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। निम्न में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक गुण है? ये प्रश्न पूछा गया हॉस्टल सुप्रीवेंट मिनिस्ट्री अफेयर्स के अंदर 2024 में। इसने पूछा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक गुण कौन सा है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है। क्या पूंजीवादी यानी निजी स्वामित्व होता है, तो आर्थिक ठीक है। कृषि उपज का वह भाग जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? ये भी स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा। तो साथ साथ में प्रश्न लेके आऊंगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विपणन अधिशेष। ठीक है, डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। देखिए, कृषि उपज का वह हिस्सा जिसे किसान अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद बाजार में बेचता है उसे क्या कहते हैं? विपणन अधिशेष कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है आपको। यह आर्थिक विकास और किसानों की आय के लिए महत्वपूर्ण।
आज के इतने प्रश्न हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन हैं और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के लगभग जो जितना टॉपिक है उसका मैंने पूरा कंप्लीट निचोड़ निकाल दिया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाएगा, बस आपको समझना पड़ेगा और समझ के आधार पर आपको प्रश्न करना पड़ेगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है और आपको प्रश्न कैसे लगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसी के साथ आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान मिलेगा। और जो साथी जैसे अन्य सेंटर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की भी है या अन्य कोई भी दिल्ली पुलिस है, तो आप 1 साल की पूरी करंट की लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। एसआई की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और राजस्थान पिछली बार हमारे लगभग क्वेश्चन आए थे, आप ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस की साथियों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है। रीट मेंस के लिए जो साथी तैयारी करें एसएसटी के लिए, और आरबीएससी के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें साथ में उत्तर लगे हुए मिलेंगे, आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज लें, ज़्यादा प्राइस हमारा नहीं है, मात्र 50 रुपये में हम टेस्ट सीरीज देते हैं, अच्छा मैटर देते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ें। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ें। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो एक बार आप टॉपिक्स को पढ़ें, उसके बाद में ये क्वेश्चन निकालें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इकोनॉमिक्स में बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। हम कल अगले नए टॉपिक की बात करेंगे, तब तक आप अच्छी तरीके से देखें और ये टेस्ट सीरीज ले लें जो साथी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैंने इतिहास, कल्चर, इतिहास के, ज्योग्राफी के और अर्थव्यवस्था के, पॉलिटिकल के और अन्य जो भी प्रश्न हैं वो मैंने सब डाल दिए। इसमें आपको साइकोलॉजी भी मिल जाएगी, सामाजिक शिक्षण विद्या भी मिल जाएगी। लगभग प्रश्न हम इसमें कवर कर देंगे प्रत्येक टेस्ट में। जैसे हिस्ट्री के अंदर प्रत्येक टेस्ट में 170 प्रश्न है और आगे जितने भी टेस्ट हैं उसमें 50, 60, 75 प्रश्न है, यानी बहुत ज़्यादा प्रश्न है। अच्छे तरीके से निकालें और आप टेस्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है, इस प्रकार। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो के साथ में।